हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 2। दिस इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो इसका फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था। कहाँ तक देखा था? इंडिकेटर्स तक। इंडिकेटर्स किस टाइप के होते हैं, इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, इंडिकेटर्स हम देख चुके थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टार्ट डिस्कशन विद प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। राइट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में किसी भी केमिकल का दूसरे केमिकल के साथ किस तरह वो रिएक्ट करता है, ये केमिकल प्रॉपर्टी में आता है। अगर हम किसी केमिकल की या किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब हम ये डिस्कस करते हैं कि वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। मतलब वाटर के साथ वो सब्सटेंस कैसे रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और दूसरे अदर सब्सटेंसेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। ये क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इंटायर सब्सटेंस चेंज हो जाता है। राइट, सब्सटेंस चेंजेस इटसेल्फ इंटायरली। राइट, अगर मान लिए कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो केमिकल चेंज है, उसमें नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं एज प्रोडक्ट्स। राइट, सो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। एसिड्स का और बेसिस का मेटल के साथ किस तरह रिएक्शन होता है, मतलब मेटल्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं एसिड्स और बेसिस। एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटालिक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मेटल, जो भी मेटल है जो एसिड से रिएक्ट कर रहा है उसी मेटल का सॉल्ट बनेगा। जैसे सोडियम है तो सोडियम का सॉल्ट बनेगा, पोटेशियम है पोटेशियम का सॉल्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल HCl है, राइट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम सॉल्ट ही बनाएगा, NaCl। राइट, और गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बेसिस पे हमें याद रखना है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट चेंज होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बाय प्रोडक्ट्स ज़्यादा चेंज होते हैं, मेन प्रोडक्ट्स ज़्यादातर सेम रहते हैं। तो बाय प्रोडक्ट है हाइड्रोजन। राइट, किसी केमिकल प्रॉपर्टी में, किसी रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन की जगह वाटर बन रहा है, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, किसी में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों बन रहा है, किसी में बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन रहा है। तो ये बाय प्रोडक्ट्स अलग अलग जो आ रहे हैं, एक डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। राइट, तो यहाँ पे एसिड हो या बेस, दोनों ही अगर मेटल से रिएक्ट करेंगे तो मेटल का सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। जैसे हमारा एग्जांपल है HCl व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम देन गिव्स अस NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। राइट, सो ये क्या है? ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एग्जांपल्स हैं। अनदर एग्जांपल इज ऑफ बेस, sodium hydroxide when reacts with zinc then gives us sodium zincate. This is also a sodium salt, sodium zincate। इसका फॉर्मूला याद रखना है Na2ZnO2। राइट, सोडियम जिंकेट है ये, एंड हाइड्रोजन गैस एज इट इज़ रिलीज हो रही है। अनदर केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट में कार्बोनेट आयन हमें पता है CO3 आयन जो होता है जिसमें वो कार्बोनेट होता है सॉल्ट। राइट, CO3 2 नेगेटिव आयन, CO3 2 नेगेटिव आयन। राइट, ये आयन जो है ये कार्बोनेट आयन है, ये जिस सॉल्ट में आपको नज़र आए वो कार्बोनेट है। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में हाइड्रोजन एटम भी होगा मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट में हाइड्रोजन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल NaCO3, Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, NaHCO3 ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। राइट, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है? दोनों ही के साथ एसिड क्या बनाता है? सेम प्रोडक्ट्स बनाता है। राइट, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दो, एसिड का रिएक्शन होगा मेटल कार्बोनेट से, तब भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा। और अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन होगा तब भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा। एग्जांपल्स में हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद HCl देन गिव्स राइज टू सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O प्लस CO2। राइट, सो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोडक्ट्स सेम रहेंगे अगर यही एसिड जो है, सेम एसिड, इसकी जगह सोडियम कार्बोनेट की जगह किसके साथ रिएक्ट करे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करेगा HCl तो भी प्रोडक्ट सेम आएंगे, बट फ़र्क क्या है? बैलेंसिंग का फ़र्क है। देखो ऊपर
बैलेंसिंग हो करना पड़ी है हमें 2HCl एंड 2NaCl। हमें दो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के दो मॉलिक्यूल चाहिए एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट के लिए, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में दो होते हैं सोडियम एटम्स, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्योंकि एक ही सोडियम एटम होता है तो इसलिए HCl के दो मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल सफिशिएंटली क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और सॉल्ट भी एक ही मॉलिक्यूल बनेगा, राइट। सो दिस इज़ द डिफरेंस ओनली, दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज प्रोडक्ट्स की का नेचर बिल्कुल सेम है, कंप्लीटली सेम प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। नाउ रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर, एसिड और बेस दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, जब एक दूसरे को आपस में रिएक्ट करेंगे एसिड और बेसिस तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। सॉल्ट एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स, वाटर इज द बाई प्रोडक्ट। तो एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद बेस देन फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर एंड बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर। दोनों एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिड जो है वो भी न्यूट्रलाइज होती है बेस की वजह से, और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस ये भी न्यूट्रलाइज हो जाती है एसिड की वजह से। मतलब एसिड और बेस एक तरीके से अपने एसिडिक और बेसिक नेचर को लूज़ कर देते हैं जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू न्यूट्रलाइज ईच अदर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर देन दे न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म एज सॉल्ट एंड वाटर एज बाई प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट की फॉर्म में एनर्जी भी रिलीज करते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद बेस and this is the symbolic representation, and now we having examples. HCl when reacts with NaOH then gives rise to NaCl and H2O water or heat, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अनदर एग्जाम्पल इज H2SO4 सॉल्ट जो बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, टाइप ऑफ एसिड और टाइप ऑफ बेस के अकॉर्डिंग। एसिड और बेस हम कोई भी ले सकते हैं, राइट, लेकिन फ़र्क पड़ता है स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड या बेस लेने से। अगर दोनों ही एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। दोनों एसिड बेस अगर वीक हैं तो भी न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक बेस है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टीज़ कुछ रह जाएंगी, क्योंकि एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस रिएक्ट करने से एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होता है, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होने से बेसिक सॉल्ट या अल्कलाइन सॉल्ट जो है वो फॉर्म होता है। नाउ अनदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड। जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड तब भी प्रोडक्ट वही आते हैं जो एसिड बेस के रिएक्शन पे आते हैं, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स ही फॉर्म होते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। जब कोई भी एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटालिक सॉल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होगा। सो HCl जब MgO के साथ रिएक्ट करता है तो MgCl2 बनता है और वाटर रिलीज होता है। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट है, राइट, ये प्रोडक्ट सेम रहेंगे, ठीक है। रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड, अगर बेस किसी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, जब बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड देन इट फॉर्म्स सॉल्ट अलॉन्ग विद वाटर एज बाई प्रोडक्ट। जब बेस कोई रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो सॉल्ट बनाता है और वाटर भी बनता है, बाई प्रोडक्ट वाटर होता है। बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट वाटर बनेगा। एग्जाम्पल क्या है, NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaO when reacts with CO2 then it forms Na2CO3 sodium carbonate and water H2O, right. So this is an example. Another example we are having CaOH whole twice plus CO2. CaOH whole twice plus CO2 gives rise to CaCO3 calcium carbonate and water H2O. कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल एसिड्स एंड बेसिस, जो भी एसिड्स एंड बेसिस हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, सारे एसिड्स और बेसिस डिसोसिएट होते हैं वाटर में और आयंस फॉर्म करते हैं। सारे एसिड्स और बेसिस जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस यानी कैटायंस फॉर्म करते हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस यानी एनायंस को फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl जब डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव आयन बनाएगा और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। दोनों आयंस पे चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल है और नंबर ऑफ आयंस भी सेम है, राइट। यानी HCl में एक हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनता है, एक क्लोरीन नेगेटिव आयन बनता है, यानी इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस वो प्रोड्यूस करते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। यानी
जो आयंस फॉर्म होते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन वाइज न्यूट्रल होते हैं, यानी जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, चार्ज नहीं रहता, नेट चार्ज जीरो रहता है। और आयंस की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो जाता है, वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं उस सॉल्यूशन को, उस एक्वस सॉल्यूशन को जिसमें एसिड क्या है, डाइल्यूटेड है, या बेस कोई डिसोसिएटेड है, राइट। तो किसी एसिड या बेस को वाटर में डालने से हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मिलता है। दोनों ही सॉल्यूशंस, एसिड का भी सॉल्यूशन और बेस का भी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। सो दिस इज ए प्रॉपर्टी विच इज़ कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। बोथ एसिड्स एंड बेसिस आर ऑन डिसोसिएशन produces ions. Acid produce positive ions and bases produce negative ions. These ions produced by acid and base act as charge carriers in electrolytic solution. वैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं एसिड और बेसिस, तो नेट चार्ज जो होगा सॉल्यूशन में वो न्यूट्रल होगा, लेकिन आयंस की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, आयंस चार्ज कैरियर की तरह एक्ट करेंगे, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए किसी भी बॉडी में, किसी भी मेटल में या किसी भी कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स रिक्वायर्ड हैं। चार्ज कैरियर्स अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चार्ज कैरियर्स का काम कौन करते हैं, आयंस करते हैं। जो आयंस को किससे बनते हैं, एसिड्स से बन जाते हैं। अगर एसिड को हम डिसोसिएट कर रहे हैं वाटर में, यानी डिज़ोल्व कर रहे हैं, या फिर बेस को डिज़ोल्व कर रहे हैं, तो बेस से आयंस बन जाते हैं, चार्ज कैरियर्स मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, राइट। सो दिस इज द आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स विच इज शोन हियर, राइट। दिस इज आयनाइजेशन ऑफ बेसिस। हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, but they exist after combining with water molecule. Thus, hydrogen ion must always be shown as H positive or hydronium ion OH3O positive. हाइड्रोजन आयन का वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉम्बिनेशन होने के बाद क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है, जो क्या है H3O पॉजिटिव आयन है। इसका और हाइड्रोजन आयन का डिफरेंस क्या है, नेचर में कोई डिफरेंस नहीं है, चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं है, केमिकल बिहेवियर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है, राइट। जो मास है हेवी होगा, H3O पॉजिटिव हेवी होगा, और H पॉजिटिव लाइट होगा, राइट। pH वैल्यू क्या होती है, in the term pH, P stands for a German word potence which means power, H stands for hydrogen. हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को बोल रहा है पावर ऑफ हाइड्रोजन, राइट। सो पावर ऑफ हाइड्रोजन के लिए pH स्टैंड करता है। pH वैसे पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन के लिए स्टैंड करता है, पोटेंस मीन्स पावर, राइट। pH स्केल इज एडवाइज्ड बाय सोरेनसन इन 1909. pH scale is a scale on which the strength of acid solution as well as basic solution is represented by making use of hydrogen ion concentration in them. pH स्केल से हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या स्ट्रेंथ ऑफ बेस को डिसाइड करते हैं। किस तरह डिसाइड करते हैं, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को चेक करके, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन ये बताता है कि कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक स्ट्रेंथ, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ कितनी है, राइट। द pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। किसी भी सॉल्यूशन का pH जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के, यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो pH वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा तो pH वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। मतलब pH वैल्यू बढ़ाने से हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन घटती है और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से pH वैल्यू घटती है, राइट। pH स्केल क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ मेंबर्स कॉल्ड द pH स्केल, राइट। द pH स्केल हैज़ वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 14, ये एक pH स्केल है। इस pH स्केल में 7 पे न्यूट्रल होता है सॉल्यूशन, और 0 की तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है और 14 की तरफ बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो नॉर्मली 7 to 4 और 3 जो pH है इसमें वीक एसिड्स आते हैं, और 1 to 4 के बीच में, 1 to 3 के बीच में स्ट्रॉन्ग एसिड्स आते हैं। सिमिलरली 7 to 10 के बीच में जितने आते हैं वो सारे वीक होते हैं बेसिस, और 10 to 14 स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं।
मतलब 14 की तरफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है और हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, सॉरी, और डिक्रीज क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है 7 to 14 एंड 7 to 0। अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है और हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है। दिस इज द pH स्केल एक्चुअली। केमिकल सब्सटेंसेज हैविंग pH value 7 are neutral. Chemical substances having pH more than 7 are bases. Chemical substances having pH value less than 7 are acids. pH scale usually has color indicator of pH values using universal indicator. The color changes of universal indicator is to be matched with the color indicators of the pH scale in order to know the exact pH value of the solution, which determines the exact strength of the solution. If it is acidic, then how much strong or weak this acid is, and if it is a base, then how much strong or weak the base is it, right? तो pH स्केल में ये से क्या हमारे पास क्या होता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक कलर स्ट्रिप होती है, उस कलर स्ट्रिप को हमें pH स्केल के कलर से मैच करना होता है। वो pH स्केल का कलर जो होता है वो बताएगा कितना स्ट्रेंथ है किसी एसिड या बेस का। pH स्केल के पास जो कलर इंडिकेटर है, उस कलर इंडिकेटर को हम अपने लिटमस पेपर के कलर से मैच करते हैं। जो एग्जैक्ट या नियर मैच होता है उसको हम क्या लेते हैं, उससे हमें pH स्केल पता चल जाती है, pH वैल्यू पता चल जाती है उस सॉल्यूशन की जिस सॉल्यूशन की हमने स्ट्रेंथ चेक की है pH पेपर पे। Water produces green color with universal indicator which is shown at pH value 7 on pH scale. राइट, पानी का जो कलर होता है अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के साथ हम यूज़ करेंगे वाटर को तो ग्रीन कलर आएगा, ठीक है, जो 7 पे होता है, ठीक है। वाटर कैसा है, न्यूट्रल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एसिड, वो रेड के नज़दीक कलर शो करता है, बहुत ज़्यादा बेस जो होता है वो किस तरह कलर शो करता है, वॉयलेट कलर टाइप का शो करता है। तो हम उससे मैच करके स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से, राइट। अब इम्पॉर्टेंस क्या है पीएच का एवरीडे लाइफ में, यानी कि जो वैल्यू है पीएच वैल्यू यानी एसिडिक या बेसिक नेचर है सब्सटेंसेस का, उनका एवरीडे लाइफ में क्या यूज़ है, किस तरीके से वो रोल प्ले करते हैं एवरीडे लाइफ में सब्सटेंसेस का पीएच। तो हमारे स्टमक के अंदर भी HCl सिक्रीट होता है, हमने लाइफ प्रोसेसेस में देखा था HCl, म्यूकस और पेप्सिन सिक्रीट होता है स्टमक की वॉल से। HCl एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, लेकिन स्टमक की वॉल से जो HCl सिक्रीट होता है वो HCl हमारे स्टमक को हार्म नहीं पहुंचाता, म्यूकस उसे प्रिवेंट करता है डैमेजिंग एक्शन को कॉज होने से। हमारे स्टमक के ऊपर कोई डैमेजिंग एक्शन शो नहीं होता HCl का, और HCl एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस करता है ताकि पेप्सिन उसमें फंक्शन कर सके। लेकिन पेप्सिन के एक्टिवेट होने के लिए है HCl, अगर HCl की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा सिक्रीट हो जाएगा HCl, तो क्या हो जाएगा, हमें एसिडिटी होने लगेगी, बर्निंग सेंसेशन होगी स्टमक में, एसिडिटी जो होगी वो इंडाइजेशन कॉज करेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स का यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस जो है ये फॉर्मूला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, ठीक है। जो बेस है जो एसिडिक एक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम करता है और क्या करता है, रिलीफ देता है हमारे स्टमक को, राइट। और माउथ का पीएच जो है 5.5 से कम जो होता है वो हार्मफुल है, राइट, क्योंकि 5.5 से कम जो है टू एसिडिक मीडियम हो जाएगा। तो एसिडिक मीडियम क्या करेगा, टूथ डिके कॉज करेगा और जो हमारे टूथ का इनेमल है उसको जो है डिग्रेड करेगा, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और उसका कोरूजन होगा एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक नेचर में। तो 5.5 से नीचे नहीं आना चाहिए पीएच। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, शुगर को डिग्रेड करके क्या बनाते हैं, एसिडिक कर देते हैं हमारे मुंह के मीडियम को, राइट। और हम जो फूड खाते हैं उसमें उसके डिग्रेडेशन करके बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं और एसिडिक नेचर कर देते हैं मुंह का। तो उसके लिए हमें टूथपेस्ट यूज़ करना पड़ता है जो बेसिक नेचर का होता है, जो हमारे माउथ के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करके पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है, राइट, जिससे हमारे टूथ डिके ना हो। आंट स्टिंग जो होती है, किसी चींटी का जो डंक होता है या कोई जो हमारी बी है, बी के पास भी स्टिंग होती है। तो जितने भी स्टिंग वाले जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन सब के स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, HCOOH जो फॉर्मूला है फॉर्मिक एसिड का, जिसे मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं।
और अगर वो बी स्टिंग हमने क्या कर ली, हमने अगर एक्सपीरियंस किया बी के स्टिंग को, तो हमें बर्निंग सेंसेशन होगा, इचिंग टाइप का होगा और बर्निंग सेंसेशन होगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसी बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को यानी बेसिक नेचर के किसी सब्सटेंस को अपने उस एरिया पे रब करते हैं जिससे न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, राइट। तो मिथेनोइक एसिड का क्या कर देगा, एसिड के एक्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा वगैरह यूज़ कर लेते हैं हम अगर हमें कोई मधुमक्खी वगैरह काट लेती है तो। ठीक है, फार्मर को अपने क्रॉप फील्ड के अंदर भी पीएच मेंटेन करना होता है। अगर बहुत ज़्यादा पीएच ज़्यादा हो जाता है अगर किसका, सॉइल का, तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है सॉइल, सॉरी बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है। पीएच इंक्रीज़ होने से बेसिक नेचर बढ़ता है, तो बहुत ज़्यादा पीएच इंक्रीज़ होने से बेसिक ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, फिर वो क्रॉप को हार्मफुल होता है, सूटेबल रेंज से बाहर चला जाता है। एक सूटेबल रेंज होती है हर क्रॉप की, पीएच रेंज, उस पीएच रेंज के अंदर ही पीएच रहना चाहिए। उस रेंज से बाहर जाएगा पीएच तो उसको फिर उस रेंज में लाना पड़ेगा। उसके लिए अगर मान लीजिए बहुत बेसिक हो गई है सॉइल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एसिडिक नेचर के सब्सटेंसेस ऐड करते हैं सॉइल में। जैसे हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, यूरिया वगैरह, वो क्या करते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, तो बेसिक नेचर को न्यूट्रल करते हैं और पीएच वैल्यू को विद इन रेंज लेके आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर हो जाता है किसका, हमारे किसी भी सॉइल का, तो हम क्या करते हैं, एसिडिक नेचर के लिए हम लाइमस्टोन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, CaCO3 का, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का COH होल ट्वाइस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, या फिर हम कोई मैन्योर वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, तो मैन्योर बेसिक नेचर का होता है, तो वो एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करता है। तो इस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर है सॉइल का तब भी हार्मफुल है क्रॉप के लिए, और बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर है तब भी हार्मफुल है क्रॉप के लिए। तो क्रॉप की जो सूटेबल रेंज ऑफ पीएच है उसके अंदर हमें वैल्यू लेके आनी है, तो हम किसी भी तरीके से उसके अंदर वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं बाय एडिंग बेसिक और नेचुरल बेसिक और एसिडिक सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल। तो जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है फैक्ट्रीज से वो भी न्यूट्रलाइज होना चाहिए। अगर उसे न्यूट्रलाइज किए बिना हम एक्सपोज कर दें रिवर में या डंप कर दें कहीं पे, तो क्या करेगा, सॉइल को या लेक को या वाटर बॉडी को हार्म पहुंचाएगा। अगर किसी वाटर बॉडी में किसी वेस्ट का आउटलेट, किसी फैक्ट्री की वेस्ट का आउटलेट है, तो वो विदाउट ट्रीटमेंट अगर वाटर में जा रहा है, रिवर में जा रहा है, तो वाटर बॉडी क्या हो जाएगी, बहुत एसिडिक हो जाएगी, जिससे वाटर की जो लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ जो है, फिशेस वगैरह जो हैं, उनकी जो लाइफ है वो स्पॉइल हो जाएगी, वो डेड हो जाएगी सारी। ठीक है, तो एक्वाटिक लाइफ को हार्म ना पहुँचे, और वाटर बॉडीज बहुत ज़्यादा एसिडिक होने की वजह से दूसरे कोई इकोसिस्टम से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हार्म या वो ना हो। ठीक है, हार्मफुल वो रिजल्ट्स ना हो आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं वेस्ट का। तो वेस्ट शुड बी ट्रीटेड बिफोर एक्सपोजर टू रिवर, वाटर बॉडी और एनी डंपिंग एरिया। बेस कौन सा बेस मिक्स करा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया जाता है। जो वेस्ट है उसमें वाइट कलर का पाउडर उसको अंदर मिक्स करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बेसिकली, राइट, CaOH होल ट्वाइस, जिससे वो वेस्ट जो हो जाए वो न्यूट्रलाइज हो जाए। सो ये दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक इट्स क्लियर इनफ नाउ एंड इट इज़ टू मच फॉर टुडे। विल डिस्कस further in next class. So this was your second part of the chapter. We'll start with third part in next session. Thank you very much.